चैप्टर की शुरुआत में हमें मोबेक और उसकी माँ की बातें सुनाई जाती है। मोबेक कह रहा होता है, मोम क्या सही में छोटा भाई घर से भाग गया है? और वो लेडी कहती है, हाँ बिल्कुल, उसे गए हुए 3 दिन हो गए हैं। मैंने अपने आदमी भेजे थे उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो मिला ही नहीं। और मोबेक चिंता करते हुए कहता है, लेकिन योंगजी के पास तो कहीं जाने की जगह भी नहीं है। और उसकी माँ कहती है, शायद वो मोटिवेट हो गया होगा तुम्हारे बारे में सुनकर कि मेरा बड़ा भाई बहुत सक्सेसफुल और ताकतवर हो गया है। और वैसे भी कोई नहीं जानता कि सामने वाला क्या सोच रहा है। फिर मोबेक सोचते हुए अपनी माँ से पूछता है, क्या सही में यही बात है? तभी दिखाते हैं पीछे से लेडी योंग आ रही होती है, जिसे देखकर मोबेक की माँ सतर्क हो जाती है। और मोबेक कह रहा होता है लेडी योंग की तरफ देखते हुए, लेडी योंग आप यहाँ क्या कर रही है? आपको तो आराम करना चाहिए अपने रूम में। और लेडी योंग बड़े ही डेंजर सोरे के साथ मोबेक की माँ को देख रही होती है। तभी मोबेक की माँ मुंह पर स्माइल लाकर लेडी योंग से बोलती है, भतीजी तुम यहाँ इसलिए हो ना क्योंकि तुम्हें योंग जी की चिंता हो रही है। वैसे भी ज्यादा चिंता मत करो, लोगों का कहना है कि उसकी उम्र के लोग अक्सर घर से भाग जाते हैं। और लेडी योंग ये सुनकर कुछ नहीं बोलती है और साथ में सोच रही होती है, ये सब कह रहे हैं कि वो अभी 3 दिन पहले ही भागा है। उसके रूम में कंबल और फर्नीचर पर धूल बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा लगता है वो अभी अभी खरीदे हैं। और रूम को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसमें काफी लंबे समय से कोई रहता ना हो। वहाँ अभी भी जाले लगे हुए हैं और दीवारों पर मॉइस्चर और काई लगी है। फिर मोबेक की माँ हंसते हुए कहती है, पूरा क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट योंग जी को ढूंढने में लगा है। और क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट उनके पैलेस का नाम है। पहले शायद वॉरियंग मैनर था, कुछ ऐसा ही था, लेकिन अब उस लेडी ने नाम चेंज करके क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट कर दिया है। और लेडी योंग उस लेडी को फिर से इग्नोर मार के वहाँ से जाने लगती है। और पीछे से मोबेक चिल्ला रहा होता है, रुकिए लेडी योंग। फिर वो लेडी चिढ़ते हुए कहती है, वो लड़की हमेशा से ऐसी क्यों है? कैसे वो क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट को अपनी इस बकवास बिहेवियर से नीचे दिखा सकती है? और दूसरी तरफ मोबेक घबरा जाता है लेडी योंग को ऐसे जाते हुए देखकर। और फिर मोबेक अपनी माँ से पूछता है, क्या सही में हमारा छोटा भाई घर से भागा है या फिर उसके साथ कुछ हो गया है? क्योंकि मैंने लेडी योंग को बिना किसी रीजन के ऐसे एक्ट करते हुए नहीं देखा। और फिर बताता है, लवली माइंड रीडर ये लेडी योंग का दूसरा नाम है, जिसके बारे में कहा जाता है वो फूल जैसे चेहरे को भी देखकर उनका दिमाग अच्छे से पढ़ सकती है। अगर एक बार लेडी योंग ने किसी चीज में इंटरेस्ट ले लिया ना, तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो उसे सोल्व ना कर सके। और कहता है, उनके वहाँ एक कहावत है, भले ही आप किसी भूत को पागल बना सकते हो लेकिन किसी माइंड रीडर को पागल बना नहीं सकते। अगर ऐसी लेडी हमसे दूर जा रही है तो शायद कोई बड़ा ही कारण होगा। फिर दिखाते हैं वो लेडी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और दांत पीसते हुए कहती है मोबेक से, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ ने उस नन्हे बच्चों को मार दिया होगा? और मोबेक सोचते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है, यदि ऐसा होता तो लेडी योंग ऐसे ही नहीं चली जाती। लेकिन अगर वास्तव में हमारे छोटे भाई के साथ कुछ घटना हुई हो तो। और मोबेक इस तरह से उस लेडी से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। फिर वो लेडी वहाँ से आगे जाते हुए कहती है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, वो बस यहाँ रहता नहीं था, लेकिन ये सच है कि वो यहाँ से भाग गया। और मोबेक ये सुनकर कहता है, क्या आपने कहा कि वो यहाँ नहीं रहता था? तो फिर कहाँ रहता था? मोबेक की माँ कहती है, उसने अपने फादर का फेस एक बार भी नहीं देखा था, तो इसलिए मैंने उसे वहाँ रहने दिया जहाँ उसके फादर की सभी चीजें हैं। और ये लेडी ऐसे कह रही है जैसे उसी की मस्जिद में रहने की। और मोबेक ये सुनकर काफी शौक हो जाता है और दिखाते हैं वो वहाँ से भागता है और उस वेयर हाउस के सामने आ जाता है। तभी वो सामने देखता है वहाँ लेडी योंग पहले से ही खड़ी होती है और सोचता है कि ये इतनी फास्ट है कि इन्होंने सिर्फ मोम का माइंड रीड करके ही एक्सेक्ट पता लगा लिया, वो भी इतनी जल्दी। फिर वो उसे आवाज मारता है लेडी योंग। और लेडी योंग कह रही होती है कि वैसे तो ये क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट का सबसे बेकार जगह है, लेकिन इसके बाहर बहुत सारे लोग इसकी रखवाली कर रहे थे, मतलब यहाँ ऐसा कुछ था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। कहती है, लेकिन इस जगह को देखकर ही मैं तुम्हारी माँ की बात समझ गई थी, सड़ी हुई और सीलन की गन से ये भरा हुआ वेयर हाउस। और उस जमीन को देखकर कहती है, ये फर्श जहाँ वो बच्चा अपने फटे पुराने कपड़ों में सोया होगा, ऐसा लगता है मानो एक छोटे खतरनाक दानव को यहाँ क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट में कैद करके रखा हो। फिर लेडी योंग मोबेक की तरफ देखते हुए कहती है, मैं इसके बारे में अपने फादर को इन्फॉर्म करने जा रही हूँ। और लेडी योंग वहाँ से जाते हुए कहती है, क्योंकि तुम मेरे फादर के स्टूडेंट हो और मुझे नहीं लगता कि क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट और हमारे परिवार के बीच अब पहले जैसा रिश्ता रहेगा। और ये सब सुनकर मोबेक कुछ बोल भी नहीं पाता है, साथ में उसे गुस्सा आ रहा होता है और गुस्सा करते हुए सोचता है, अब मुझे नहीं लगता क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट के पास नॉनगोन प्लान के एक्शन से डरकर जीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और इस सिचुएशन को देखते हुए मेरा रिलेशनशिप बर्बाद हो गया है मेरे टीचर और लेडी योंग से। फिर सीन चेंज होता है और हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर योंग जी वहाँ की मार्केट में घूम रहा होता है और कहता है, वाओ यहाँ सब कुछ चेंज हो गया है और पता नहीं मुझे मैं उस वेयर हाउस में कितने लंबे समय से था। और कहता है, ये सड़कें बहुत कंफ्यूज कर रही है ये सब। और सड़क के सामने देखते हुए कहता है, शायद यही सड़क है जहाँ से बाहर में जा सकता हूँ। तभी वो किसी आदमी से टकरा जाता है और वो मुड़कर उस आदमी से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, क्या आप ठीक है? फिर वो आदमी उसे गुस्से में कहता है, तू अंधा है क्या, कहाँ देखकर चल रहा है? तभी योंग जी उसकी शक्ल देखकर काफी चौंक जाता है। उसे याद आता है ये वही गार्ड है जिसने उस दिन उसे उस वेयर हाउस में बंद किया था। और तभी वो वहाँ से मुड़कर हड़बड़ी में चलते हुए कहता है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है मैं चलता हूँ। और वो गार्ड उसे गुस्से में कहता है, रुको तुम, मैंने तुम्हारा फेस कहीं तो देखा है पहले। और ये सुनकर योंग जी काफी सहम से जाता है और गार्ड उसे घूरते हुए कहता है, हे बच्चे क्या मैं तुम्हारी आइडेंटिटी चेक कर सकता हूँ? और योंग जी घबरा रहा होता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और फिर सोचता है, क्या मैं पकड़ा गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? और योंग जी उसे इग्नोर कर रहा होता है। तभी वो गार्ड उस पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने क्या कहा, यहाँ आओ। और योंग जी वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगता है और भागते हुए सोच रहा होता है, शायद यहीं कहीं होगी इस शहर की एग्जिट। तभी भागते भागते उसे सामने शहर का मेन गेट दिखता है और शायद यही वो एग्जिट है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वो रहा मेन गेट। कहता है, मुझे जितना तेज हो सके उतना तेज भागना होगा। और फिर उस गार्ड को दिखाते हैं जो उसके पीछे भागता भागता कहता है, मैंने आज तक इतना बदतमीज बच्चा कहीं नहीं देखा, क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट के स्वॉर्डमैन से बचकर भागने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? एक बार तू हाथ में तो आ जा, फिर तो तू गया। और योंग जी पीछे देखता हुआ कहता है, वो बहुत तेज है, वो मुझे जल्दी पकड़ लेगा। तभी योंग जी सामने देखता है और कहता है, अरे नहीं, गेट बंद होने लग रहा है, मुझे जल्दी करनी होगी। और दिखाते हैं उसके पीछे वो गार्ड आ चुका होता है और वो कहता है, क्या तुझे लगा था तू यहाँ से भाग सकता है और तू ऐसे भाग रहा है, इसका मतलब तूने जरूर किसी के यहाँ चोरी करके भागा है। और योंग जी और भी जान लगाकर भागने लगता है और फिर वो उस गेट के नीचे से निकल जाता है, लेकिन वो गार्ड उस गेट के नीचे आ जाता है और वो गेट उसके ऊपर गिर रहा होता है। ये देखकर वो गार्ड काफी डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी दिखाते हैं वो गेट उसके ऊपर गिरने से रुक चुका है और वो योंग जी ने अपने एक ही हाथ से उस गेट को पकड़ लिया है। और उस गार्ड से कहता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? और वो गार्ड घबराते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। और योंग जी निराश होकर कहता है, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं इसलिए भाग रहा था, कभी तुम मुझे पकड़ ना लो। फिर वो गार्ड डरते हुए कहता है, तुम्हें पकड़ना? कौन? मैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ फॉलो कर रहा था। और ये सुनकर हमारा मासूम योंग जी बहुत खुश हो जाता है, कहता है, सही में तुम मुझे बस फॉलो कर रहे थे, तो शायद मैंने ही कुछ गलत सोच लिया। फिर योंग जी वो गेट छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसे कहता है, ठीक है फिर गुड बाय। और वो गार्ड ये सब देखकर काफी डर चुका होता है और कहता है, मेरे ग्रैंडपा ने सही कहा था, कभी भी किसी बच्चे, बूढ़े और औरत को कम मत समझना। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है।
चैप्टर की शुरुआत में दिखाते हैं योंग जी भागते भागते किसी जंगल में आ जाता है और ये कोई पहाड़ी इलाका होता है और योंग जी चलते हुए कह रहा होता है, मैंने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। और तभी सामने से कुछ मशरूम्स दिखते हैं और उन्हें देखकर कहता है, जंगल में ऐसे कुछ भी खा लेना बहुत खतरनाक होता है, लेकिन मैं बिना खाई पी और आगे चल नहीं सकता। और वो उस मशरूम को तोड़ लेता है और उस मशरूम को देखकर योंग जी के मुंह में पानी आ रहा होता है। कहता है, देखने में तो उसका कलर बहुत सुंदर लग रहा है, तो खाने में भी बहुत अच्छा होगा। और फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं, अंधेरा हो चुका है और पूरा चांद निकल चुका है और हमारा योंग जी अभी भी चल रहा होता है, लेकिन चलते चलते उसके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं। फिर वो रुकता है और हाँफते हुए कहता है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, मेरे पेट इतना दर्द क्यों कर रहा है और मुझे सामने रास्ता भी बहुत धुंधला सा दिख रहा है और ऐसा लगता है जैसे रास्ता चल रहा हो, मेरा सर भी बहुत घूम रहा है। इसका मतलब उस मशरूम को खाने से योंग जी को नशा हो गया है। फिर वो लड़खड़ाते हुए चलने लगता है और कहता है, ये तो और भी बुरा हो रहा है, मैं अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और अगर यहाँ कोई जंगली जानवर आ गया तो मैं क्या करूंगा, मुझे जल्दी सोने के लिए जगह ढूंढनी होगी। और मेरी आंखें भी बंद होती जा रही है और दिखाते हैं उसकी आंखें बंद हो रही होती है, तभी वो नीचे गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं, वहाँ दो बंदों की आवाज सुनाई जाती है। पहला कहता है, अरे बाप रे, इसने तो मुझे डरा दिया, ये क्या कोई डेड बॉडी है? और उसे चेक करता है, देखता है कि अभी भी सांस ले रहा है। फिर दूसरा आदमी पहले से कहता है, छोटा भाई कह रहा था वो कपड़े धोते धोते और खाना बनाते बनाते थक गया है, क्या हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए? फिर पहला कहता है, तुम कहना चाह रहे हो कि इस डरावनी बालक को हमें अपने साथ ले जाना चाहिए? तुम ऐसी बातें इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम कुछ समय पहले एक टेंपल में रहे थे। और दिखाते हैं योंग जी की धीरे धीरे आंखें खुल रही होती है और सामने उन्हीं दो बंदों को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे थे। फिर उनमें से एक कहता है, ये तो मुझे अधमरा लग रहा है, और फिर पूरे जोश में कहता है, चलो लेकर चलते हैं इसे अपने साथ। फिर कुछ समय बाद दिखाते हैं योंग जी को होश आ रहा होता है, उसे सामने वही गोडेस दिखती है और उसे ऐसा लग रहा होता है ये गोडेस उसे कह रही हो बड़बड़ाना बंद कर दे और चुपचाप उठ जा। और तभी योंग जी बड़ी तेजी से अपनी आंखें खोलता है और सामने से एक बंदा उसे कह रहा होता है, तुम पूरी तरह से ठीक हो और तुम सोते हुए खुद बड़बड़ा रहे थे। फिर दिखाते हैं उस आदमी को जो उससे भी ये बात कह रहा था, और ये वही बंदा होता है जो उसे जंगल से उठाकर लाया था और कहता है, तुम कहाँ भटक रहे थे इतने खतरनाक जंगल में, और ऐसा क्या हुआ कि तुम उन माउंटेन रोड्स पर ऐसे गिरे पड़े थे? यदि हम ना आते तो अब तक तुम किसी जंगली जानवर के पेट में होते। और योंग जी थोड़ा घबराते हुए कहता है, धन्यवाद आपका मुझे बचाने के लिए, लेकिन हम कहाँ हैं? और वो आदमी कहता है, ये माउंट वुफेंग हाइड आउट है और हम सब बैंडिट्स हैं। ये सभी लुटेरे होते हैं जो लोगों को लूटकर अपना जीवन जीते हैं। और फिर उन सभी को दिखाया जाता है, वे 6 बंदे होते हैं। और योंग जी उनसे डरते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको इतनी तकलीफ दी। उनमें से वो टकला आदमी बोलता है, हम 6 आदमी हैं और हम सभी भाई भाई हैं। और ये बुद्धिस्ट मॉन्क कैसे लग रहा है? कहता है, मैं सेकंड ब्रदर ताक बोम्यूंग हूँ। फिर उन्हीं में से दूसरा कहता है, मैं थर्ड ब्रदर मा होयमडू हूँ। और उन्हीं में से अगला कहता है, मैं फोर्थ ब्रदर थरिमडाल हूँ। कहता है, तुम्हारी कंडीशन देखकर ऐसा लगता है तुम्हें पहले का कुछ भी याद नहीं है। और फिर वो आदमी बोलता है जो उसे उठाकर लाया था, कहता है, मैं पैट्रियाज पंग योंगचू हूँ और ये इन सभी का लीडर होता है और हम इसे आगे भी लीडर ही बोलेंगे। और खाते हुए बोलता है, जैसा कि हमने तुम्हारी जान बचाई है, अब से तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके इस चीज का रिपे करना होगा। और योंग जी ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है, कहता है, रिपे? लीडर कहता है, हाँ बेवकूफ, रिपे। और मुझे नहीं पता तुम बाहरी दुनिया में भीख मांगते थे या नहीं, लेकिन यहाँ तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ काम सीखना और करना होगा जिससे तुम रिपे कर सको। और लीडर योंग जी को भिखारी सोच रहा है। फिर थर्ड ब्रदर कहता है, लीडर इस बच्चे पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? कहता है, ये लो खा लो, तुम भूखे होंगे। और योंग जी मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं लगी है। फिर साइड से कोई कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पेट से बहुत आवाज आ रही थी जब तुम सो रहे थे। योंग जी कहता है, हाँ सही बात है, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। फिर वे कहते हैं, अरे अरे खा लो, हम पैसे नहीं लेंगे तुमसे। और योंग जी भी यही कह रहा होता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। और लीडर उसे देखकर सोचता है, देखने में तो ये 15 से 16 साल के बीच का लगता है, लेकिन ये फिर भी बच्चों की तरह क्यों कर रहा है? लीडर सेकंड ब्रदर से कहता है, देखने में तो ये इतना भी बेवकूफ नहीं लगता। तभी सेकंड कहता है, लीडर ऐसा है तो हम इसे घर के काम दे सकते हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना। और लीडर कहता है, अगर ये सही काम ना कर पाया तो हम सभी भूखे रह जाएंगे। सेकंड कहता है, नहीं नहीं वो अच्छा वाला लगता है, वो सही से कर लेगा। और फिर दिखाते हैं लीडर उसे पीछे से खींचकर बाहर ले जाने लगता है और कहता है, ऐसे काम नहीं चलेगा, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और योंग जी साथ में चिल्ला रहा होता है, कहता है, मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज। और उसे लीडर बाहर लाकर नीचे फेंक देता है। तभी योंग जी उसके आगे हाथ जोड़ने लगता है और डरते हुए कहता है, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, प्लीज मुझे छोड़ दो। और ये ऐसे कर रहा होता है जैसे ये माफी मांग रहा हो उस लेडी से मिलते वक्त। फिर लीडर कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ बेवकूफ। और लीडर सोचते हुए कहता है, ऐसा लगता है देख इसे मार खाने की पहले से आदत है। वो कहता है, इस कंडीशन में तुम वाइल्ड वेजिटेबल्स कैसे जुटाओगे? और योंग जी ने पहली बार वाइल्ड वेजिटेबल्स के बारे में सुना था। और योंग जी डरते हुए कहते हैं, लेकिन हमें ऐसा क्यों करना है? लीडर कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? ये ट्रेनिंग तुम्हें जंगल में सर्वाइव करना सिखाएगी और जंगली जानवरों का खाना बनने से बचाएगी। और हाँ, तुम्हें भूखा मरने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा यदि तुम हमारे साथ रहते हो, मतलब हमें ज्वाइन करते हो। और योंग जी शर्माते हुए कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा बालक भी बैंडिट बन सकता है। लीडर सोचता है, क्या बकवास आदमी है ये। कहता है, क्या तुम हमारे साथ रहने से मना कर रहे हो, ऐसी लाइफस्टाइल जीने से मना कर रहे हो? मैं तो तुम्हें बस इसलिए सिखा रहा था जिससे तुम ऐसे डरना बंद करो और यहाँ जीना सीख जाओ। फिर अचानक से लीडर बहुत तेज चिल्लाकर बोलता है, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरे से लेता है और एक जो अपना सब चीजें लगातार खोता रहता है। और तुम इनमें से किस तरह का इंसान बनना चाहते हो? और योंग जी उसे चिल्लाते हुए देखकर बहुत डर जाते और कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा? फिर लीडर उसे चिल्लाते हुए पूछता है, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, क्या तुम ऐसे ही भूखों की तरह अपना जीवन बिताना चाहते हो और क्या तुम चाहते हो तुम्हें लोग बेवकूफ समझकर इग्नोर करें? बोलो। फिर योंग जी थोड़ी देर सोचता है और फिर धीरे से कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता और ना ही किसी से इग्नोर होना चाहता हूँ। और तभी दिखाते हैं योंग जी लीडर की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और गुस्से में कहता है, मैं नहीं चाहता और कुछ होना। और जोश के साथ कहता है, यदि मुझे इन 2 ऑप्शन में से चुनने को मिले तो मैं बस पहला ही ऑप्शन चुनूंगा जो दूसरों से लेता हो। और लीडर उसे जोश में देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, कहता है, बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया, शाबाश।
और फिर दिखाते हैं लीडर योंगजी से कहता है अपने पीछे देखो, वहाँ बाईं ओर फर्स्ट पीक से यहाँ फिफ्थ पीक तक हमारी लैंड का हिस्सा है, काफी बड़ा है ना। और योंगजी ऐसे कर रहा होता है। फिर लीडर कहता है हम माउंट वैंग के रूलर हैं और यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमें नजरअंदाज कर सके। और फिर लीडर योंगजी के सर पर हाथ रखकर कहता है यदि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हो तो तुम भी इस माउंट वैंग के लीडर बन जाओगे। क्या कहते हो तुम, है ना गजब। और योंगजी शर्माते हुए हाँ कर रहा होता है। फिर लीडर कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद आया होगा, अब से तुम सेवंथ ब्रदर हो माउंट वैंग के। और हाँ तुम्हारा नाम क्या है। और योंगजी वहीं नीचे बैठा हुआ कहता है मेरा नाम योंगजी है। फिर लीडर कहता है बहुत अच्छा नाम है। और लीडर एक कड़क आवाज में कहता है तुम्हें हमारी फैमिली ज्वाइन करने से पहले एक बात दिमाग में रखनी होगी, अब ध्यान से सुनो और इसे याद कर लो। और फिर लीडर को दिखाते हैं वो बहुत गहरी सांस बहाता है और छोड़ते हुए बहुत तेज चिल्लाता है फक यू वी आर द बेस्ट। और योंगजी बस लीडर को बड़ी गौर से टुकुर टुकुर देखे जा रहा होता है। फिर लीडर कहता है हे छोटे तुम्हें भी ये सब चिल्लाना है, चलो चिल्लाओ वी आर द बेस्ट। फिर हमें नरेटर की आवाज सुनाई जाती है, बताता है उस पर योंगजी ने जो एक्साइटमेंट फील की थी वो आज तक कभी नहीं की जब से वो पैदा हुआ है। सौतेली माँ जिसने हमेशा उसे बहुत टॉर्चर किया और भाई बहन जिन्होंने उसकी कभी भी परवाह नहीं की, साथ ही वो नर्क जैसा वेयरहाउस, ये सभी यादें उसके दिमाग से होकर गुजर रही होती है। नरेटर बताता है और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में कोई चीज जो बहुत मजबूत हो गई थी वो आज उसके दिल से टुकड़ों टुकड़ों में टूट रही हो। ऐसा लगा मानो कोई बिजली उस पर गिरी हो और उसके झटके उसे सर से लेकर पैरों तक महसूस हुए हो और जीवन की इस नई चाह में उसके अंदर सोए हुए उस 9/11 को जगा दिया। और दिखाते हैं योंगजी ऊपर उठते हुए बहुत तेज चिल्लाता है फक यू वी आर द बेस्ट और 9/11 का और उसके चारों ओर दिख रहा होता है। और लीडर उसकी चिंगार देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। और फिर से नरेटर बोलता है उसकी ऐसी चीज जिससे ऐसा लगा जैसे वो अपने अंदर से जमा हुए सभी दर्द भरे पल रिलीज कर रहा हो। और ये ऐसा था जैसे योंगजी के जीवन की एक नई शुरुआत हो रही हो। और फिर लीडर को दिखाते हैं जो हंस रहा होता है और योंगजी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है मुझे बहुत पसंद आया, वैसे तुम दिखने में तो दुबले पतले लगते हो लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत धागड़ है। और उससे कहता है सिर्फ तुम्हें घर के काम ही देना बहुत शर्म की बात होगी, इसलिए मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। और योंगजी हाँ कर रहा होता है और कहता है धन्यवाद सर, लेकिन सबसे पहले तुम्हें घर के काम सीखने होंगे और ये 6 ब्रदर सिखाएगा क्योंकि तुम अभी बहुत कमजोर हो तो तुम्हें जो भी थोड़े काम दिए जाए उन्हें सही से करना होगा। और योंगजी जोश में कहता है यस लीडर मैं अपना बेस्ट दूंगा। और हाँ एक बात ध्यान रखना, इसे आप लीडर भी कह लो या फर्स्ट ब्रदर कह लो, ये दोनों एक ही है तो कंफ्यूज मत होना। फिर सीन चेंज होता है और यहाँ से योंगजी की माउंटेन लाइफ शुरू हुई। और दिखाते हैं उसे सबसे पहले जंगल में जीने सिखाया कि क्या खाना है क्या जहरीला है ये सब बताया गया। और नरेटर कहता है जैसे कि आप सभी को पता है योंगजी मेच्योर है नॉर्मल लोगों के मुकाबले क्योंकि वो 10 साल से उस वेयरहाउस में ही बंद था। और धन्यवाद हो माउंट वैंग बैंडिट्स का जिन्होंने उसको अपने छोटे भाई की तरह उसकी देखभाल की। और योंगजी बहुत जल्दी ही सभी चीजें सीख रहा था और साथ में अपनी न्यू लाइफ को एक्सेप्ट कर रहा था। और फिर उनके हाइड आउट को दिखाया जाता है जहाँ पर योंगजी उन सभी के लिए खाना बना रहा होता है। नरेटर बताता है उसकी बेसिक लाइफ अच्छी चल रही थी और ऐसा भी नहीं था कि हर दिन ही अच्छा हो, किसी किसी दिन तो वे इंजर्ड होकर आते थे क्योंकि उनका मार्शल आर्ट काफी लो लेवल का था। और आपको तो पता ही है ये बैंडिट्स से लड़ना ही पड़ता है और ये बैंडिट्स अपना हर दिन हर पल एंजॉय के साथ जीते थे और पार्टी शार्टी करते थे। और योंगजी ने यहीं पर ही पहली बार खुशी महसूस की थी, वो खुशी क्या होती है। फिर एक दिन दिखाते हैं लीडर ग्रुप किसी के सामने झुका हुआ होता है और सामने से एक आदमी दूसरे से कह रहा होता है हे पुंग चेजू ये कुछ ज्यादा बकवास नहीं है, मैं तो यहाँ बैंडिट के ग्रुप से मिलने आया था लेकिन ये तो बैंडिट कम भिखारी ज्यादा लग रहे हैं। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। की शुरुआत में बताया जाता है बैंडिट यूनियन के बारे में, बताते हैं क्योंकि बैंडिट यूनियन लुटेरों के द्वारा अपने आप को महान बताने के लिए बनाया गया नाम था। ये नाम कई सालों से बस एक मजाक का विषय रहा। फिर एक दिन मोस्टर जैसा आदमी सामने आया और उसने अपने आप को बैंडिट यूनियन का ब्लेड बताया, मतलब ब्लेड ऑफ बैंडिट यूनियन। और एक बार जब उसका नाम बदनाम होने लगा लूटपाट और हत्याओं की वजह से तो 7 सेक्ट और 2 स्कूल्स के एक्सपर्ट उसे खत्म करने के लिए आए लेकिन एक भी आदमी सफल नहीं हो पाया। हर गुजरते दिन के साथ उसका नाम और पावर बढ़ती गई और फिर उसे जल्दी सैटरिंग हेवन डिमन लॉर्ड कहा जाने लगा। और अगर इसे हिंदी में कहे तो हेवन को चकनाचूर करने वाला दानव, जिससे उसकी पहचान 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट में से एक के रूप में हुई। 4 सेक्ट के एक्सपर्ट जो बहुत लंबे समय से 7 सेक्ट और 2 स्कूल्स के पीछे छुपे हुए थे उन्होंने भी सैटरिंग डिमन लॉर्ड की पूजा की और इसी के परिणाम स्वरूप मार्शल वर्ल्ड में 4 सेक्ट के कई एक्सपर्ट बैंडिट यूनियन में शामिल होने के लिए उससे मिलने आए और उन सभी को एक्सेप्ट किया गया और उन्हें हेड हाइड आउट लीडर बना दिया गया। और उन्होंने बैंडिट यूनियन को मूरिंग के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बना दिया। और जैसे जैसे बैंडिट यूनियन का स्टेटस बढ़ता गया वैसे ही सभी बैंडिट्स और मार्शल आर्ट्स का सपना बन गया इसमें जुड़ने का या इसका मेंबर बनने का। फिर दिखाते हैं हमारे हीरो के ग्रुप को जो उनके सामने झुके हुए हैं और कहते हैं हम आपसे भीख मांगते हैं, हमें भी एक्सेप्ट कर लीजिए बैंडिट यूनियन में। और सामने जो मास्क वाला बंदा होता है वो उन्हें गुस्से में देख रहा होता है। फिर उसके बारे में बताया जाता है ये बैंडिट यूनियन से है, इसका नाम योंग संग चोल है और इसे ब्लैक मास्क वेगाबॉन्ड भी कहते हैं। माउंट डाबी हाइड आउट का वाइस लीडर है। जैसे हमारे हीरो का हाइड आउट है माउंट वैंग ऐसे ही इनका भी हाइड आउट है और उस दूसरे बंदे को भी दिखाया जाता है और इसकी भी इन्फॉर्मेशन सेम है, बस इसका नाम ली जन हान है और इसका दूसरा नाम पॉइजन आई ब्लड ब्लेड भी कहते हैं। और वो योंगजी के ग्रुप से कहता है तो तुम ज्वाइन करना चाहते हो बैंडिट यूनियन? कहता है क्या तुम्हें लगता है बैंडिट यूनियन हलवा है, कोई भी आया गया ज्वाइन कर लेगा? फिर पॉइजन आई चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं पता बैंडिट यूनियन में ज्वाइन होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? कम से कम 10 लोग होने चाहिए तुम्हारे ग्रुप में। फिर लीडर हिचकिचाते हुए कहता है सिर्फ 3 लोगों की वजह से आप हमें मना कर रहे हैं, मैं 3 लोगों को 1 महीने के अंदर ही ज्वाइन करा लूंगा अपने ग्रुप में। फिर पॉइजन आई चिल्लाते हुए कहता है क्या मतलब तुम्हारा 3 बंदों से तुम्हें 4 बंदे ज्वाइन कराने होंगे? और वो योंगजी की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो चूहा तो बच्चा है उसे क्यों गिन रहे हो तुम अपने आप में? तभी लीडर हंसते हुए कहता है ये बस दिखने में ही ऐसा है, नहीं तो ये बहुत काम का है, ये हमारे पूरे घर को संभालता है। और पॉइजन आई उनकी बात सुनकर फिर से गुस्सा करता है और कहता है हम यहाँ अच्छे लड़ने वाले और मार्शल आर्ट आता हो उन्हें देख रहे हैं ना कि किसी भाई या बावर्ची को। क्या तुम्हें पता है मर्चेंट ग्रुप कितना बड़ा है इस एरिया में? और फिर कहता है कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए ग्रुप में तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। और दिखाते हैं हमारे मासूम योंगजी को जिसे ये नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, वो अपने मन में गुस्सा करते हुए कहता है कौन है ये आदमी जो हमारे फर्स्ट ब्रदर के सामने ऐसे बात कर रहा है? फिर पॉइजन आई एक हल्की सी हंसी हंसते हुए कहता है चलो कोई बात नहीं, बस ये समझ लेना कि मैं यहाँ कभी आया नहीं था और मान लेना कि ऐसा कभी कुछ हुआ था। तभी पीछे से ब्लैक मास्क धीरे से उसके कान में कहता है रुको पॉइजन आई 1 मिनट इधर आओ और थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। और थोड़ी देर बाद दिखाते हैं पॉइजन आई कहता है तो तुम चाहते हो हम इन्हें एक्सेप्ट करें? और ब्लैक मास्क कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। और पॉइजन आई कहता है मेरा मतलब हम इन जैसे कचरों को क्यों एक्सेप्ट करें? ब्लैक मास्क कहता है अभी हमने सिर्फ एक ही माउंटेन को अपने मिला है और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और आधे महीने बाद हाइड आउट के लीडर जल्दी चेक करने आएंगे और तुम्हें पता भी है क्या होगा अगर हमने अपना काम पूरा नहीं किया। और पॉइजन आई डीमन लॉर्ड का गुस्सा याद करते हुए बहुत घबरा रहा होता है।
पॉइजन आई कहता है हम ऐसे ही किसी कचरे को अपने मिला नहीं सकते, खास करके जब वो लड़ना भी ना जानता हो। और ब्लैक मास्क कहता है हाँ मैं जानता हूँ इसके बारे में, पर फिर भी सोचो। फिर पॉइजन आई सस्पेंस वे में कहता है अगर किसी के सामने ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि हमने इन कचरों को अपने में शामिल किया है तो हम बदनाम हो जाएंगे और डीमन लॉर्ड के द्वारा बिना फालतू में ही मारे जाएंगे। फिर ब्लैक मास्क कहता है चिंता मत करो, और अभी तुमने कहा नहीं कि इस एरिया में बहुत बड़े मर्चेंट ग्रुप है और माउंट टूफेंग के आसपास और कोई हाइड आउट नहीं है, वो भी इसलिए क्योंकि बड़े मर्चेंट ग्रुप ने यहाँ इस माउंटेन में अपनी पावर को बांट रखा है। और माउंट डावी के लिए भी ये बहुत चुनौती भरा काम होगा इस हाइड आउट को मेंटेन करके रखना। और सोचो अगर ये इसे संभाल पाए तो नाम हमारा होगा, और यदि ये यहाँ की सुरक्षा नहीं कर पाए तो जल्दी मारे जाएंगे और इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इन्हें शामिल किया था, और इन्हीं के साथ सभी सबूत मिट जाएंगे। और ये सुनकर पॉइजन आई थोड़ा सा खुश हो जाता है और ब्लैक मास्क हंसते हुए कहता है हमें तो बस अपना कोटा बढ़ना है, चाहे ये आगे मरे या जिए हमें क्या। फिर वे दोनों पीछे लीडर के ग्रुप की तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है हम तुम्हें बैंडेड यूनियन में एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस सर्दी के शुरू होने से पहले 10 मेंबर पूरे करने होंगे और तुम्हें मर्चेंट ग्रुप से भागना नहीं है और उनसे दूर भी नहीं रहना है, इससे बैंडेड यूनियन की गरिमा धूल में मिल जाएगी। और फिर लीडर बहुत जोश में कहता है इसे मैं याद रखूंगा सर, धन्यवाद आपका। और फिर हमें नरेटर की आवाज सुनाई जाती है, कहता है माउंट टूफेंग के बैंडेड ने बिना कुछ जाने ही जश्न बनाना शुरू कर दिया, इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि ज्यादातर मर्चेंट ग्रुप जो इस एरिया से गुजरेंगे बैंडेड यूनियन का फ्लैग देखकर ही फीस दे देंगे। लेकिन माउंट डाबी के वे दो एक्सपर्ट जिन्हें अच्छे से पता था कि यहाँ के आसपास के मर्चेंट की पावर का, और उन्हें लगा कि 2 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। और गाइस लास्ट चैप्टर में कुछ डायलॉग्स गायब थे जो जहाँ से मैंने वो मानो पड़ा था, और मुझे ऐसा लगा कि डायलॉग काफी इंपॉर्टेंट है। उन डायलॉग में ऐसा था कि ये बताते हैं हम काफी गरीब बैंडिट्स हैं और जल्दी ही बैंकक्रप्ट होने वाले हैं और इन्हें कोई ग्रुप ज्वाइन करना था, जो कि आप समझ रहे होंगे ये बैंडेड यूनियन की बात कर रहे हैं। और इसमें ज्वाइन होने के लिए इन्हें और बंदों की आवश्यकता थी और इसी वजह से इन्होंने बिना सोचे समझे योंग जी को अपने ग्रुप में ऐड कर लिया। और अब ये मत सोचना कि ऐसे कैसे कोई किसी बंदे को बिना जाने पहचाने अपने ग्रुप में ऐड कर लेगा, बस यही था वो कारण। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लीडर कहता है क्या सभी ने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली है, तो चलो आज से हम अमीर बनने चलते हैं। और फिर वे वहाँ से जाने लगते हैं और योंग जी उन्हें पीछे से देख रहा होता है। तभी सेकंड ब्रदर कहता है योंग जी से छोटे अपना अच्छे से ख्याल रखना और कपड़े बर्तन अच्छे से धो लेना, हम जल्दी आ जाएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर योंग जी झाड़ू लगाते हुए कहता है मैं इस घर के काम से बहुत थक गया हूँ, मैं भी उनके साथ माउंटेन ट्रैवल पर जाना चाहता हूँ। फिर उसे लीडर की बात याद आती है, कह रहा होता है अरे छोटे भाई तुम बेवकूफ हो क्या, तुम नहीं जानते कितना इंपॉर्टेंट काम है घर के काम को अच्छे से करना, यदि हम बाहर जाते हैं वो भी खाली पेट तो मर्चेंट ग्रुप के लोग हम पर हंसेंगे। और फिर योंग जी अपने आप को दिलासा देते हुए कहता है हाँ मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ जैसा बड़ा भाई ने कहा है, लेकिन फिर उदास होकर सोचता है काश कि मैं भी उनके साथ जा सकता। और फिर दिखाते हैं योंग जी को काम करते करते 1 महीना बीत चुका है और फिर 2 महीने हो गए हैं और ऐसे ही 3 महीने भी बीत चुके हैं। फिर दिखाया जाता है योंग जी को जो एक जगह बैठे हुए कहता है मैं अब बहुत ज्यादा इस घर के काम में एक्सपर्ट हो चुका हूँ, इतना कि ये काम बस मैं बहुत जल्दी कर देता हूँ और अब मुझे क्या करना चाहिए अपने भाइयों के आने तक। और तभी उसे कुछ चीज याद आती है। फिर दिखाते हैं कुछ देर बाद योंग जी जंगल में खड़ा होता है और उसके साथ एक स्टिक होती है और मन में कहता है चलो अब वो चीज याद की जाए जो मैंने वेयर हाउस में सीखी थी। और योंग जी आंखें बंद करता है और वो अपने हाथ पर फोकस करने लगता है और दिखाते हैं उसके हाथ से एनर्जी निकलने लगती है और साथ में सोचता है मैं एडवांस में ही प्रिपेयर हो जाता हूँ ताकि लीडर को हेल्प कर सकूं एक दिन। फिर वो सामने की ओर एक स्लैश मारता है जिससे वहाँ के पत्ते उड़ने लगते हैं और फिर वो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करता है और उसके चारों तरफ एनर्जी फ्लो होने लगती है और मन में सोचता है एक दिन ऐसे ही मैं बड़े भाई का एहसान रिपे कर दूंगा। और योंग जी को दिखाते हैं वो उस स्टिक को ऐसे लिए खड़ा होता है जैसे कोई स्वॉर्ड हो। फिर कुछ समय बाद लीडर को दिखाया जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या सभी इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर कुछ लोग माउंट टूफेंग में ज्वाइन होने के लिए आए हैं, जैसे कि हम इन्हें अपनी फैमिली में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, अब तक हमारे माउंटेन हाइड आउट में सभी ब्रदर के साथ भाईचारे की शपथ ली थी, लेकिन अब से शामिल होने वाले सभी मेंबर को उनकी भर्ती के नंबर से ही रैंक दिया जाएगा। फिर उन 3 लोगों से कहता है यदि तुम सब समझ गए हो तो अपना इंट्रोडक्शन दो। और फिर वो बीच वाला बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है मैं ली चुल सन हूँ, मैंने अपने टाउन में मैजिस्ट्रेट के लड़के को मार दिया और उसकी सजा से बचने के लिए मैं यहाँ पर भाग कर आ गया। फिर मैंने चीडुक को फॉलो किया और उन्हीं में से दूसरा बंदा बोलता है मैं चुन जीडुक हूँ और मैं चुल संग का दोस्त हूँ, मैं अपनी फैमिली से भाग कर आया हूँ। और आखिरी में एक लड़की बोलती है मैं हान चे यूं हूँ, मैं 19 साल की हूँ और मेरे फादर ने मुझे मसाज पार्लर में भेज दिया था, मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ, बड़े भाई मेरा अच्छे से ध्यान रखना। सेकंड ब्रदर योंग जी के सर पर हाथ रखकर कहता है देखो छोटे अब तुम्हारे भी भाई बहन हो गए हैं, अब तुम्हें घर का काम और नहीं करना पड़ेगा। और तभी थर्ड ब्रदर भी कहता है अब तो तुम भी हमें माउंटेन ट्रैवल पर ज्वाइन कर सकते हो और मुझे पता है तुमने बैकयार्ड में स्वॉर्ड की प्रैक्टिस की थी, मैंने देखा उन पेड़ों को, इसका मतलब तुम भी जाना चाहते हो माउंटेन ट्रैवल पर, है ना। और योंग जी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कहता है हाँ और सोचता है आखिरकार मैं भी बाहर जा सकता हूँ ट्रैवल पर। फिर लीडर उन न्यू मेंबर से कहता है जब तक कि तुम्हारे पास अच्छा टैलेंट ना आ जाए तब तक तुम्हारी रैंकिंग उम्र के हिसाब से रखी जाएगी। चुलसन तुम्हारी रैंक 8, जीडुक तुम्हारी 9 और लास्ट में हान चाहिए। तभी चुलसन एक सीरियस फेस के साथ कहता है लीडर यदि मेरे पास कुछ अच्छा टैलेंट हुआ तो क्या मैं अपनी रैंक बढ़ा सकता हूँ। फिर लीडर कहता है हाँ बिल्कुल हम बैंडेड यूनियन है, अगर किसी का टैलेंट अच्छा हुआ तो हम उसे ऊपर रखते हैं, क्या तुम फाइटिंग में अच्छे हो। और चुलसन बड़ी क्रीपी स्माइल के साथ कहता है जी मैं फाइट कर सकता हूँ, मैंने मिलिट्री में 3 साल काम किया है। लीडर कहता है ओह तो ये बात है, अच्छा तो चूज करो तुम किससे नीचे नहीं रहना चाहते हो, यदि तुमने उसे हरा दिया तो उसकी रैंक तुम्हारी हो जाएगी। और चुलसन बड़ी तेजी के साथ कहता है मैं 7th ब्रदर को चुनता हूँ क्योंकि मुझे वो थोड़ा अपसेट दिख रहा है। फिर लीडर योंग जी की तरफ देखकर कहता है तुमने सुना योंग जी क्या तुम अपनी रैंक मेंटेन कर पाओगे उससे लड़कर, और या फिर तुम उसके छोटे भाई बनना पसंद करोगे। और योंग जी ये सब सुनकर उसे गुस्सा आ रहा होता है और फिर योंग जी अपनी मुट्ठी बीचते हुए सोचता है यदि मैंने इस फाइट को अवॉइड किया तो शायद मैं माउंटेन ट्रैवल पर भी नहीं जा सकता और मैं ऐसा होने में नहीं दूंगा। फिर वो बहुत ही गुस्से के साथ कहता है मैं फाइट करूंगा उससे। और सेकंड ब्रदर चिंता करते हुए कहते हैं क्या ये सही रहेगा, ऐसा लगता है योंग जी ने काफी देर सोचने के बाद ये निर्णय लिया है। वो लीडर हंसते हुए कहता है अरे छोड़ो उस पर, ये वैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर दिखाया जाता है उन दोनों को और पीछे लीडर चिल्लाते हुए कहता है अब तुम दोनों लड़ोगे और जो हारेगा उसकी रैंक छोटी हो जाएगी बिना कंडीशन के साथ, ठीक है। और फिर वो योंग जी से कहता है ओए छोटे ये बंदा तुम पर नरमी नहीं दिखाएगा फाइट में। और योंग जी भी सीरियस टोन के साथ कहता है ठीक है चुप रहो। और दिखाते हैं उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और चुलसन उसकी ओर पंच मारते हुए कहता है मुझे माफ करना लेकिन तुम अब हारने वाले हो सिर्फ एक पंच से ही। और दिखाते हैं योंग जी बिना हिले डोले एक जगह खड़ा होता है और उसके पंच को आते हुए देख रहा होता है। और तभी योंग जी नीचे झुकता है जिसे देखकर चुलसन काफी चौंक जाता है, देखता है क्या हुआ। और योंग जी उसकी ओर एक स्ट्राइक मारता है जिसे देखकर चुलसन सोचता है अब तुम्हें गया और अगले पल वो स्लैश फुस हो जाता है। और योंग जी सोचता है ओ शिट मेरे पास तो कोई वेपन ही नहीं था और मैं सारे स्टेप्स से स्वॉर्ड वाले कर रहा हूँ। और तभी चुलसन गुस्से में पंच बनाते हुए कहता है तूने मुझे चौंका दिया चूहे, और उसके ऊपर एक बहुत तगड़ा पंच मारता है जिससे योंग जी नीचे गिर जाता है। और योंग जी नीचे बड़ा बड़ा सोचता है मुझे कैसे अटैक करना चाहिए जब मेरे पास कोई वेपन ही ना हो, और मैंने तो बिना वेपन के कुछ सीखा ही नहीं था उस वेयर हाउस में। और दिखाते हैं सेकंड ब्रदर कहता है लीडर से क्या मैंने रोकना नहीं चाहिए। और योंग जी को देखकर ऐसा लगता है उसने तो आज तक एक फाइट भी नहीं की है। और लीडर ये देखकर और सुनकर चुप रहता है और योंग जी को दिखाया जाता है उसके पंच पे पंच पड़ रहे होते हैं और मन में कह रहे होते हैं क्या हो रहा है। और योंग जी लेटे लेटे ही चिल्लाते हुए कहता है क्यों मैं ऐसे पंच पंच खाई जा रहा हूँ क्यों। और फिर वह अचानक से उठता है और उसके ऊपर मुक्का मार देता है जिससे चुलसन के नाक से खून निकलने लगता है और कहता है ये चूहा मुझे एम्बैरेस कर रहा है। और तभी चुलसन उसके पेट में बहुत तेज मुक्का मारता है जिससे वह जमीन में जाकर लगता है और गुस्से में कहता है यदि तुम ज्यादा तगड़ी चोट नहीं पाना चाहते हो
तो बस ऐसे ही नीचे लेटे रहो। और योंजी गुस्सा करते हुए कहता है नहीं मैं जीतूंगा। और योंजी के फेस पे चुलसन पंच पे पंच मारी जा रहा होता है और जिसे देखकर वो लड़की भी काफी चिंता में आ जाती है और पीछे चुलसन का दोस्त काफी असरा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद दिखाते हैं योंजी नीचे पड़ा हुआ, शायद वो बेहोश हो चुका है और चुलसन सीधा खड़ा होता है और वहां से जाते हुए कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था कि बस नीचे लेटे रहो, इस चीज के जिम्मेदार तुम खुद हो, मैं नहीं। और फिर चुलसन लीडर के पास जाकर कहता है देखा ना आपने लीडर, अब से मैं सेवंथ ब्रदर हूं। और तभी पीछे से योंजी लेटे लेटे कहता है कि किसने कहा तुम्हें ऐसा। और ये सुनकर चुलसन भी थोड़ा सा अचंभित हो जाता है, कहता है फिर से। और फिर योंजी उठते हुए कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, कभी भी नहीं। और उसके फेस को दिखाते हैं, वो बहुत गुस्से में होता है, कहता है मैं कभी भी नहीं अपनी पोजीशन को छोड़ूंगा। और फिर योंजी को दिखाते हैं, उसकी आंखें लाल से दिख रही होती है और उसके चारों ओर वही येलो एनर्जी फ्लो होने लगती है। और शायद अब आप समझ गए होंगे ये एनर्जी। और कहता है यहाँ आओ, चलो इसे अंत तक खत्म करें। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। योंजी खड़ा होकर गुस्से में कहता है चलो इसे आखिरी तक खत्म करे, मैंने कहा यहाँ हो इसे खत्म करे। और चुलसन उसे देखकर मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहा होता है और सोचता है ये हरामी कैसे अभी तक खड़ा है इतने मुक्के खाने के बाद भी। यहाँ तक कि अच्छा खासा मार्शल आर्टिस्ट भी मेरे मुक्के खाने के बाद डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, लेकिन ये कैसे अभी भी ठीक है। तभी पीछे से लीडर कहता है चुलसन से हे क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें इसे कंटिन्यू नहीं करना है, यदि तुम हार मानते हो तो हम इसे रोक देते हैं, कोई नहीं। और चुलसन को ये सुनकर बहुत बेइज्जती फील होती है और गुस्से में कहता है अब पछताना मत क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। और चुलसन भाग करके योंजी पर एक पंच मार रहा होता है और फिर योंजी फिर से उस पर फोकस करने लगता है। और फिर हमें नरेटर की आवाज सुनाई जाती है, कहता है उसने एक बहुत खतरनाक मार्शल आर्ट सीखा है 9 हेवन, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उस पावर का सही उपयोग कैसे करना है या फिर कैसे किया जाए। और इसी वजह से उसे आज तक ये फील नहीं हुआ कि वो कितना ताकतवर है। उसकी चाहत माउंटेन ट्रैवल की है और उसकी यही जीतने की इच्छा 9 हेवन की पावर को जगाने के लिए काफी थी, जो उसने उस वेयर हाउस में 10 साल बंद रहने के दौरान सीखी थी। और दिखाते हैं योंजी के चारों ओर 9 हेवन की एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाती है। फिर योंजी पंच को तैयार करते हुए मन में कहता है इस पंच को ऐसे मारना होगा कि यही मेरी स्वाड है। और सामने चुलसन उसे देखकर काफी घबराने लगता है और सोचता है ये क्या देख रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। और उसे योंजी कुछ इस तरह दिख रहा होता है काफी बैड लुक में और उसके पंच में काफी एनर्जी इकट्ठी हो चुकी है जैसे कि आप देख रहे हैं। तभी दिखाते हैं योंजी ने बड़ी तेजी से उसके पेट में पंच मार दिया होता है और उस पंच की एनर्जी चुलसन के शरीर से आर पार हो जाती है। और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रेशर होगा उसके पंच में, जिसके लगते ही चुलसन के मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। और दिखाते हैं पंच लगते ही काफी शांत माहौल हो जाता है और योंजी को लगता है शायद ये भी खुश हो गया। तभी योंजी गुस्से में दूसरा पंच बनाते हुए सोचता है तेरी ये ऐसा काम नहीं किया जैसे मैंने सोचा था, क्या मार्शल आर्ट सिर्फ स्वॉर्ड के साथ ही काम करता है। और तभी अगले पल दिखाते हैं चुलसन नीचे गिर जाता है और उसे देखकर योंजी काफी शौक में आ जाता है और चुलसन बड़ी तेजी से नीचे गिरता है, जिसके बाद योंजी काफी चैन की सांस लेता है। फिर दिखाते हैं लीडर और सेकंड ब्रदर को जो सब चीजों से अनजान कि सामने क्या हो रहा है और अभी भी सेकंड ब्रदर कह रहा होता है क्या हमें योंजी को बचा लेना चाहिए उससे। और जैसे ही सेकंड ब्रदर सामने देखता है वो देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है और कहता है ये क्या, अभी तो सीधा खड़ा था कैसे नीचे गिरा। और लीडर भी काफी सरप्राइज होते हुए कहते हैं क्या किसी ने देखा या क्या हुआ। और दिखाते हैं चुलसन अब बुरी तरह से बेहोश हो चुका है और उसके मुंह से उसका सलाइवा बाहर आ रहा होता है। और वही दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हमने तो बस ये देखा। चुलसन गुस्से में भागकर गया और बेहोश हो गया। और लीडर कहता है क्या ऐसा कोई दौरा वोरा पड़ा है जो एकदम से बेहोश हो गया। और यहाँ हमें पहली बार फिफ्थ ब्रदर की शक्ल दिखाई जाती है, वैसे भी ये तो नहीं पता है फिफ्थ सिक्स्थ लेकिन हम इसे फिफ्थ कहेंगे। वो कहता है लीडर से ये ऐसे खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमारे छोटे भाई ने उसको हिट किया था, मैंने देखा। और फोर्थ कहता है मुझे तो ये नहीं पता यहाँ क्या हुआ क्योंकि मैं तो इससे बात करने में लगा हुआ था, मैं कुछ नहीं देख पाया। और तभी लीडर एक एक्साइटेड स्माइल के साथ कहता है क्या मैटर करता है, जीत तो जीत है, एनीवे रैंक डिसाइड करने वाला मैच अब खत्म हुआ और माउंट रैंक के 7th ब्रदर की रैंक अभी भी योंजी के पास ही है। और सीन चेंज होता है और शाम का समय दिखाते हैं सेकंड ब्रदर योंजी को आवाज लगा रहा होता है, कहता है यहाँ हो योंजी। और दिखाते हैं सेकंड ब्रदर ने योंजी को एक बड़ी सी और चौड़ी स्वॉर्ड गिफ्ट में दी होती है। सेकंड ब्रदर कहता है फर्स्ट ब्रदर ने गिफ्ट में दिया है तुम्हें क्योंकि वे तुम्हारी फाइट से काफी इंप्रेस हुए हैं और कल से तुम हमारे साथ माउंटेन ट्रैवल पर भी चल सकते हो। और ये सुनकर योंजी काफी खुश हो जाता है और कहता है क्या सही में बड़े भाई, अगर ऐसा है तो मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा। तभी सेकंड ब्रदर खासते हुए कहता है एक मिनट रुको, अभी अपने दिमाग के घोड़े शांत रखो और उन्हें इतना मत दौड़ाओ। और पीछे योंजी का फेस कार्टूनी सा बन जाता है, लेकिन ये मुक्केबाजी मतलब फिस्ट फाइट और स्वॉर्ड फाइट होती है, ये दोनों बहुत अलग है। और सेकंड ब्रदर उसे स्वॉर्ड फाइट के बारे में बताता है, कहता है यदि अब तक स्वॉर्ड फाइट होते तो अब तक कई बार मर चुके होते, जैसे ही तुम्हारा ध्यान हटा और तुम वहीं से बीच में से कटे। और योंजी नजरें नीचे करके और धीरे आवाज में कहता है बड़े भाई मुझे लगता है मैं स्वॉर्ड के साथ बड़ी आसानी से जीत जाता। तभी सेकंड ब्रदर चिल्लाते हुए कहता है शांत हो जाओ, अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें अपनी स्पेशल टेक्निक एक्सोसिज्म स्वॉर्ड टेक्निक सिखाऊंगा। और सेकंड ब्रदर ये स्वॉर्ड के स्टेप्स करते हुए कहता है जब मैं छोटा था तो मैं एक टेंपल में रहता था, तो मैं वहीं कहीं फूड खाता था और उस फूड में पता नहीं कुछ अलग एनर्जी होती थी, तो इसलिए मैं इन स्टेप्स को कई बार कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें अभी बहुत मुश्किल होगी क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। और योंजी फुल अटेंशन और जोश के साथ कहता है यस ब्रदर। और पीछे थर्ड ब्रदर लीडर से कह रहा होता है देखने में ऐसा लगता है सेकंड ब्रदर छोटे को काफी पसंद करने लग गया है, बिल्कुल अपने रियल ब्रदर की तरह, क्योंकि ये टेक्निक उसने हम में से किसी को भी नहीं सिखाई थी, यहाँ तक कि हमने उसके आगे बीच में मांगी थी, लेकिन योंजी को बिना कहे सिखा रहा है। तभी फिफ्थ ब्रदर पूछता है लीडर से क्या योंजी सही में कल से हमारे साथ माउंटेन ट्रिप पर जा रहा है, उसके लिए ठीक रहेगा। लीडर कहता है हाँ बिल्कुल ये सही रहेगा, और वैसे भी एक बार जब हम बैंडिट यूनियन का नाम ले लेंगे तो सब चीज ठीक हो जाएगी और अब ये समय है अपनी पास्ट लाइफ को गुड बाय बोलने का। तो भाइयों ये अभी तक बैंडिट यूनियन के ऑफिशियल मेंबर नहीं थे जब तक इनके ग्रुप में 10 मेंबर नहीं हुए, और अब पूरे मेंबर हो चुके हैं इनके ग्रुप में, तो अभी ऑफिशियल मेंबर है बैंडिट यूनियन के। अगले दिन हमें एक मर्चेंट ग्रुप दिखाया जाता है जो माउंट ऑफ की वैली से निकल रहे हैं और इनमें कुछ सोल्जर और मार्शल आर्टिस्ट है। फिर दिखाते हैं इस ग्रुप के लीडर को जो बहुत टेंशन में अपने नाखून को चबा रहा है और कहता है ये बहुत बेकार है, मुझे बहुत बेकार फीलिंग आ रही है। तभी वो साइड में उस मार्शल आर्टिस्ट से कहता है ग्रेट ब्रदर कांग मुझे बहुत बेकार फीलिंग आ रही है, कहीं कुछ बुरा तो नहीं होगा ना। और कांग हंसते हुए कहता है अरे तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, वो भी बस उस अफवाह की वजह से कि यहाँ माउंट ऑफ में कुछ छोटे मोटे चोर आए हैं। कहता है चिंता मत करो, अगर यहाँ सी ड्रैगन भी आ गया ना तो भी वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा क्योंकि मैं यहाँ हूँ। लाइटनिंग स्वॉर्ड कांग वीडियो। और मर्चेंट लीडर अभी भी टेंशन में नाखून चबाते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे तो खुशी है कि तुम मेरी साइड हो, लेकिन। और मर्चेंट लीडर की बात पूरा करने से पहले ही वहाँ एक एरो आता है जिसे कांग अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। ये देखकर मर्चेंट लीडर की पूरी तरह से फट जाती है और कांग ये देखकर ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ और कहता है इनके पास बिल्कुल भी मैनेज नहीं है। फिर सामने दिखाया जाता है वहाँ हमारा हीरो का ग्रुप आ रहा होता है, वो भी बड़े स्वर में। और फिर फर्स्ट ब्रदर मतलब लीडर भारी आवाज में चिल्लाता है, कहता है ये एरिया बैंडिट यूनियन के माउंट ऑफ का है, यदि तुम यहाँ से होकर सेफली निकलना चाहते हो तो तुम्हें अच्छे से अच्छा सामान देना होगा टोल टैक्स के रूप में। और कांग अजीब सा मुंह बनाते हुए और शक करते हुए कहता है तुम लोग
बैंडेड यूनियन से हो जिसके पास पूरे 10 मेंबर भी नहीं है। और फिर वो हंसता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है हमारा मानसो मर्चेंट ग्रुप बहुत कमजोर है जो आता जाता छोटा मोटा चोर हमें नहीं धमकाता चला जाए। फिर लीडर गुस्सा करते हुए कहता है ये और भी एरो का टेस्ट करना चाहता है। और सेकंड ब्रदर कहता है लेकिन उस बंदे ने तो हमारे एरो को अपनी खाली हाथ से ही पकड़ लिया, इस पर कैसे करेगा। लीडर कहता है फिर हम उस पर एक बार में ही बहुत सारे एरो शूट करेंगे। फिर चिल्लाते हुए कहता है सभी एरो को एक साथ शूट करो और सभी ब्रदर शूट करने लग जाते हैं। और ये देखकर कांग मुस्कुराते हुए कहता है इनकी एक्टिंग देखकर पता चलता है ये कितने लो लेवल के मार्शल आर्टिस्ट है। और अगले पल कांग उन सभी एरो को अपनी स्वॉर्ड से ही हवा में ही मोड़ तोड़ देता है। ये देखकर सेकंड की आंखें खुली की खुली रह जाती है और कहता है उसने तो बस अपनी एक स्वॉर्ड से ही उन सभी एरो को तोड़ दिया, अब क्या करे। और लीडर की भी पूरी तरीके से फट चुकी होती है, सोचता है अब तो हम सभी गए, क्या सही में इनके ग्रुप में कोई मार्शल आर्टिस्ट था और ये तो हरामी एक्सपर्ट लेवल का है। और दिखाते हैं उस मार्शल आर्टिस्ट कांग को जो उन सभी को बड़ी बैडेस्ट लुक में देख रहा होता है। और कांग की एनर्जी उसके चारों ओर फ्लो कर रही होती है और बहुत गुस्से में कहता है तुम कमीनों कीड़ों से भी बदतर हो, तुम आज सभी यहाँ मरोगे। और कांग मुड़ोक के हाथों से और फिर अपने लोगों को कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ उन्हें पकड़ो उन सभी को। और वे सभी सोल्जर अपनी तलवार लिए तैयार हो जाते हैं। और लीडर अंदर अंदर डर रहा होता है और गुस्से में कहता है अपने भाइयों से सभी तैयार हो जाओ, यदि हमने यहाँ अपनी पीठ दिखाई तो हम सभी मारे जाएंगे। और फिर साइड से कोई कहता है तो फिर लीडर हम आगे क्या करें। फिर लीडर कहता है उन सभी अटेंशन मैं अपने ऊपर लेता हूँ और जैसे तुम्हें मौका मिले यहाँ से भाग जाना। और लीडर की बातें कह ही रहा होता है तभी साइड से हमारा योंगजी लीडर को टक्कर मारते हुए गुस्से में आगे जा रहा होता है। और ये देखकर लीडर भी बहुत चौंक जाता है। तभी सेकंड ब्रदर चिल्लाते हुए कहता है छोटे भाई तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो। सामने कांग योंगजी को आते देख हंसने लगता है और कहता है ओह तो ये बच्चा है तुम्हारा सेवियर या फिर तुम इसे सीढ़ी बनाकर यहाँ भेज रहे हो जिससे तुम मौका देखकर भाग सको, कितनी शर्मनाक बात है तुम्हारे लिए। और योंगजी उसे घूरते हुए कहता है ओए मुझ वाले आदमी अब तुम मुसीबत में है। और कांग उसका कॉन्फिडेंस देखकर वो भी अचंभा में आ जाता है, कहता है क्या मैं, अबे हाँ जो मुसीबत में है वो तो है मैं नहीं। योंगजी उसे इग्नोर मारते हुए कहता है जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा माउंट वैंग में कोई भी हमें हम पर हंसने की हिम्मत नहीं कर सकता और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और दिखाते हैं योंगजी जो बिल्कुल एक प्रोटेक्टर की तरह खड़ा होता है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। योंगजी कांग को रोकने के लिए सामने चला जाता है। फिर दिखाते हैं लीडर योंगजी पर गुस्सा करते हुए कहता है क्या ये बेवकूफ पागल हो गया है, इसे नहीं पता है कहाँ जा रहा है। फिर सेकंड भी कहता है हाँ शायद मुझे भी लगता है पागल हो चुका है, क्या हमें इसे रोकना नहीं चाहिए। और योंगजी कांग को काफी खतरनाक लोग के साथ उसे घूर रहा होता है और बड़ी दमदार तरीके से सामने खड़ा होता है उसके। और उसे देखकर कांग कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या मुझे ये कहना चाहिए कि तुम लीडर हो या बेवकूफ हो। फिर कांग काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है हे बच्चे मैं मर्चेंट ग्रुप का कांग मूडियोक हूँ, क्योंकि तुम बच्चे हो तो मैं तुम पर नरमी नहीं दिखाऊंगा, यदि तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तभी योंगजी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ओए तू बकवास आदमी, तुझे तो इस समय अपना मुंह बंद रखना चाहिए, जो अभी पीट पीट कर मरने वाला है उसे तो चुप रहना चाहिए। और पीछे लीडर और सेकंड को दिखाया जाता है जहाँ सेकंड लीडर से कहना होता है लीडर देखा तुमने क्या कांड कर दिया है, मुझे ये नहीं पता तुमने इस बेचारे बच्चे को क्या सिखाया है। और लीडर लड़खड़ाते हुए कहता है मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं है क्या कर रहा है और मैंने तो इसे ऐसा कुछ सिखाया भी नहीं था। और कांग योंगजी पर गुस्सा करते हुए चिल्लाता है कमीने अब आगे जो भी होगा उसमें गलती तेरी होगी और किसी की भी नहीं। तभी कांग बहुत तेजी से भागता है और योंगजी तरफ जंप लगाते हुए उस पर अटैक कर रहा होता है अपनी स्वॉर्ड से। और योंगजी उसे नीचे खड़े हुए सिर्फ देख रहा होता है। और तभी कांग अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और उस पर एक स्लैश मार देता है। पीछे लीडर ये देखकर डर में चिल्लाता है योंगजी देखकर और बाकी सभी डर जाते हैं और उन्हें सभी को ऐसा लगता है शायद योंगजी बचेगा नहीं। फिर कांग की स्वॉर्ड योंगजी को लगने ही वाली होती है, लेकिन तभी योंगजी उस स्लैश को इतनी तेजी से डॉज करता है कि किसी को भी दिखता भी नहीं और साथ ही अपनी स्वॉर्ड को उसे ब्लॉक करने के लिए घुमाता है जिससे कांग की स्वॉर्ड टूट जाती है और कांग भी नीचे गिर जाता है और उसे पता भी नहीं चला कि हुआ क्या है मेरे साथ। और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और साथ में कंफ्यूज भी, मतलब ये हुआ क्या है एकदम से। फिर दिखाते हैं योंगजी को जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से फ्लो हो रही होती है जैसे आसमान से बिजली गिर रही हो रेड कलर की। और कांग उसे देखकर कहता है ये हुआ कैसे, मैंने तो उस पर अटैक किया था, क्या उसने उस अटैक को तब डॉज किया जब उसको टच होने ही वाला था, ऐसा नहीं हो सकता, इतना हाई लेवल का मार्शल आर्ट ये बच्चा कैसे जानता है। फिर कांग घबराते हुए सोचता है मैंने तो इस बच्चे को कभी नहीं देखा और ना ही मैंने इसका नाम सुना है। फिर दिखाते हैं योंगजी को जो बड़ी डेविल स्माइल के साथ बोलता है क्या हुआ, यदि तुम्हारा हो गया हो तो अब मैं शुरू करूं। तभी कांग डर के मारे कांपते हुए कहता है रुको एक मिनट, मैं अपना स्वॉर्ड बदलना चाहूंगा क्योंकि ये टूट गया है, रुको प्लीज। और योंगजी ऐसा फेस बनाता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो और बिंदास वे में कहता है तो ये कहना चाहते हो तुम, जाओ और एक मजबूत वेपन लाना इस बार। और ये स्वॉर्ड इतनी कमजोर थी कि बस तुम्हारा गला कटने ही वाला था, इस बार जब तुम अपनी स्वॉर्ड चेंज करोगे तो मैं सिर्फ तुम्हारी स्वॉर्ड ही तोड़ूंगा। और ये सुनकर कांग काफी शॉक हो जाता है और तभी उसे कुछ चीज नोटिस होती है और देखता है उसकी गर्दन पर एक कट लग चुका है जिससे वह वहां से थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो रही होती है। और सोचता है उसकी स्वॉर्ड तो मेरे तक पहुंची भी नहीं थी लेकिन कट कैसे लगा। और अगले पल दिखाते हैं कांग बहुत तेज अपना सर जमीन पर मार रहा होता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए सर प्लीज, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, हम आपको टोल टैक्स पे करेंगे, प्लीज मेरी जिंदगी बख्श दीजिए। और कांग जब ये कर रहा होता है तो मन में सोचता है ये तो एक मॉन्स्टर है, साथ में कोई सेंस भी नहीं बनाता कि ये बच्चा इतनी हाई लेवल की मार्शल आर्ट जानता हो भी इस उम्र में, जो सिर्फ अपनी स्वॉर्ड इंटेंट मतलब स्वॉर्ड और से ही सामने वाले को डिफीट कर दे। और ये देखकर योंगजी की तो बोलती ही बंद हो जाती है और कांग जो झुका हुआ है उसके काफी पसीने भी छूट रहे होते हैं। फिर योंगजी खुश होकर कहता है ठीक है हम तुमसे टोल टैक्स के रूप में पैसे लेंगे। और कांग कहता है ओके सर हम पे करेंगे। और उधर योंगजी के भाइयों को दिखाया जाता है जो ये सब देखकर और सुनकर काफी कंफ्यूज है। फिर सीन चेंज होता है और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर के हाथ में एक सिक्कों से भरा थैला होता है जो मर्चेंट ग्रुप ने ही दिया होता है। और लीडर कंफ्यूज होते हुए योंगजी से पूछता है तो छोटे भाई जो चीज तुमने कुछ देर पहले की थी वो कैसे की। और योंगजी हंसते हुए कहता है ओ उसके बारे में जो मैंने वो स्वॉर्ड तोड़ दी थी। और लीडर एकदम कहता है हाँ वही, कहाँ से सीखी वो टेक्निक। और योंगजी रिलैक्स होकर कहता है वो तो एक्सोसिज्म स्वॉर्ड टेक्निक थी जो हाल ही में सेकंड ब्रदर ने सिखाई थी मुझे। और ये सुनकर लीडर काफी सोच में पड़ जाता है और सोचता है एक्सोसिज्म स्वॉर्ड टेक्निक ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है, मेरी हेवनली अनवेवरिंग स्वॉर्ड टेक्निक और सेकंड ब्रो की एक्सोसिज्म स्वॉर्ड टेक्निक ये दोनों ही थर्ड क्लास टेक्निक्स हैं, क्या ये टेक्निक इस लायक है कि लाइटनिंग स्वॉर्ड कांग मूडियोक की स्वॉर्ड को काट सके, क्या ये पॉसिबल है। फिर लीडर हंसते हुए कहता है ओह सही में, तो घर जाकर मुझे दिखाओगे ना ये टेक्निक्स जो तुमने सीखी है। और योंगजी भी हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। कुछ समय बाद उन सभी को माउंट वैंग हाइड आउट पर दिखाया जाता है और योंगजी अपनी स्वॉर्ड लिए उन सबसे अलग खड़ा होता है उस टेक्निक को दिखाने के लिए और सभी उसे देख रहे होते हैं। फिर योंगजी अपनी स्वॉर्ड आगे करता है और फिर फोकस करने लगता है जिससे उसमें से एनर्जी फ्लो होने लगती है। और जब ये कर रहा होता है तो हा चायोंग को दिखाते हैं जो उनकी लास्ट मेंबर है, वो ये देखकर काफी चौंक जाती है और उसका मुंह भी खुला रह जाता है ये देखकर। फिर योंगजी स्वॉर्ड स्टेप्स करने लगता है, फिर उसकी स्वॉर्ड में स्वॉर्ड इंटेंट या उसकी स्वॉर्ड में उसका ऑरा आ जाता है, मतलब योंगजी की स्वॉर्ड उस पर्पल एनर्जी से कवर हो चुकी है और वो इन्हीं स्टेप्स को करते हुए अपनी स्वॉर्ड को इधर उधर घुमाने लगता है। लास्ट में वो अपने हाथ पीछे लाता है और हल्की सांस लेता है, फिर सामने की ओर एक बड़ी जोरदार स्लैश मारता है जिससे सामने का पेड़ चकनाचूर होकर बीच में टूट कर गिर जाता है। और ये सब देखकर सभी का मुंह खुला रह जाता है। फिर वे सभी योंगजी की तरफ भाग कर आने लगते हैं और कह रहे होते हैं योंगजी तुम तो बहुत औसम हो छोटे भाई, हमें भी सिखाओ ये सेकंड ब्रदर की टेक्निक। और पीछे से वही चायोंग योंगजी के पास आती है और कहती है योंगजी तुम तो बहुत गजब हो, क्या तुम बाद में मुझे भी ये सब सिखाओगे। और योंगजी जिसे लड़कियों से बात ही नहीं करनी आती है हमारी की तरह, वो हिचकिचाते हुए कहता है ये इतना भी
भी अमेजिंग नहीं था। और पीछे दिखाया जाता है लीडर और सेकंड ब्रदर बात कर रहे होते हैं। लीडर कहता है क्या सही में ये टेक्निक्स हमेशा से इतनी गजब थी? सेकंड ब्रदर कहता है शायद, या फिर योंगजी हमसे अलग हो। और वे दोनों योंगजी को सस्पिशियस निगाहों से देखने लगते हैं और सोच रहे होते हैं यार हमें भी ये जानना है कि सही में है कौन। फिर दिखाते हैं फाइव पीक माउंटेन्स को और दिखाया जाता है योंगजी का ग्रुप आज भी रेड पर गए थे और वहाँ पहले जैसा ही नजारा होता है। वहाँ मर्चेंट ग्रुप का मार्शल आर्टिस्ट योंगजी से कह रहा होता है तुम जैसे छोटे मोटे लुटेरे हमें रोकेंगे, अभी बताता हूँ तुम्हें हम कौन है। उस पर वो अटैक कर देता है और योंगजी उसका अटैक को ऐसे डॉज कर रहा होता है जैसे वो अटैक उसके लिए कुछ है ही नहीं। कभी साइड में होता है और तो कभी नीचे रुक जाता है। तभी योंगजी साइड में देखता है, फिर बड़ी तेजी से अपने स्वॉर्ड को घुमाता है उसे रोकने के लिए और उस मार्शल आर्ट की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। फिर योंगजी अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर रख देता है जिस वजह से वो कहता है मैं हार मानता हूँ। फिर हमें नरेटर की आवाज सुनाई जाती है, कहता है योंगजी गर्मियों से लेकर सर्दियों तक माउंटेन रेड पर जाता था लेकिन मर्चेंट ग्रुप में ऐसा कोई वॉरियर नहीं था जो उसे हरा पाया हो और इसी वजह से योंगजी के पोस्टर हर मर्चेंट ग्रुप में लग गए थे और अफवाहें ऐसे फैली जैसे कोई चिंगारी किसी सूखे खेत में आग के रूप में फैलती है। फिर हमें सेकंड ब्रदर की आवाज सुनाई जाती है। वो लीडर से कहता है लीडर यहाँ क्या चल रहा है? और फिर हमें लीडर को भी दिखाया जाता है। वो स्माइल के साथ कहता है यहाँ तो मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा है, शायद ये इसलिए क्योंकि बाहर योंगजी के बारे में अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही है। फिर दिखाते हैं सामने की ओर, सामने कुछ लोग आए होते हैं माउंट फैंग के मेंबर बनने के लिए और सेकंड ब्रदर उन सभी को देखते हुए कहता है यदि हमने इन्हें अपने में मिला लिया तो हम टोटल 25 मेंबर हो जाएंगे माउंट फैंग में, तो हमें क्या करना चाहिए लीडर? और फिर लीडर कहता है चलो थोड़ा टाइम लेकर सोचते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है और नरेटर बताता है द 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड बहुत जल्दी जल्दी बड़ा स्ट्रॉन्गहोल्ड बन गया और उन्होंने हेनान प्रोविंस में अपना नाम कमाना शुरू कर दिया था जिससे उनका मनोबल और भी बढ़ता गया। हालांकि जैसे जैसे स्ट्रॉन्गहोल्ड बढ़ता गया और भी दूसरे लोग सामने आए जिनके कुछ अलग ही प्लान थे। और भाइयों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, हेनान प्रोविंस चाइना के सेंट्रल पार्ट है और 5 पीक माउंटेन्स हेनान प्रोविंस में आता है और ये काफी बड़ा हिस्सा है हेनान प्रोविंस का। और 5 पीक माउंटेन्स में ही माउंट फैंग हाइडआउट आता है और 5 पीक माउंटेन्स में माउंट फैंग हाइडआउट के अलावा और कोई हाइडआउट नहीं है। तो शायद आप ये सब समझ गए होंगे कि क्या हिसाब है। फिर हमें उसी जगह में एक झोपड़ी में दिखाया जाता है। कोई आदमी दूसरे से कह रहा होता है क्या तुमने वो ढूंढ लिया? और दूसरा कहता है हाँ हमें सिर्फ नंबर 7 को रास्ते से हटाना है जिसके लिए हम तैयार है। और उसके बाद हमें लीडर पोंग और वाइस लीडर ताक को हटाना है और बच्चे बाकी 6 मेंबर वे तो एक मुक्के के भी नहीं है और वैसे भी लीडर और वाइस लीडर तुम्हारे मैच के बिल्कुल भी नहीं है। और ये दोनों हमारे योंगजी के ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उस दूसरे आदमी के बारे में, उसका नाम पोंग योमो होता है और ये माउंट फैंग में 29वें नंबर का मेंबर होता है। कहता है हमने सुना है लीडर पोंग जो टेक्निक यूज करता है उसने वो गलियों में ड्रग्स डीलर से सीखी थी और वाइस लीडर जो एक्सेसिज्म स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है उसने वो टेंपल में सीखी थी। फिर वो पहला आदमी कहता है बकवास, कैसे इतने बड़े ग्रुप के लीडर और वाइस लीडर ऐसी थर्ड क्लास टेक्निक यूज कर सकते हैं। और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है ये माउंट फैंग का 26वां मेंबर होता है। इसका नाम गुमिल नॉर्दर्न स्वॉर्ड सिम यामुक होता है और वो गंभीरता से सोचते हुए कहता है ये काफी अजीब है कैसे उन जैसे कमजोरों को ग्रीन फॉरेस्ट में मान्यता मिल गई और इस बंदे को हम नंबर 26 ही कहेंगे। फिर नंबर 29 सरप्राइज होते हुए कहता है जी माफ कीजिएगा ग्रीन फॉरेस्ट होता क्या है? तभी नंबर 26 गुस्सा करते हुए कहता है तुम कैसे नहीं जानते ग्रीन फॉरेस्ट के बारे में जबकि तुम एक माउंट बैंडिट हो। फिर वो बताता है ग्रीन फॉरेस्ट एक सपना है सभी माउंट बैंडिट्स का, जैसे कि बैगर्स मतलब बेकारी इनके पास बैगर सेक्ट है ऐसे ही माउंट बैंडिट के पास ग्रीन फॉरेस्ट है। ग्रीन फॉरेस्ट का कमांडर चीफ हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड है जो फेमस है अपनी खतरनाक मोस्टर जैसी ताकत के लिए और ये वही बंदा है जो बैंडिट यूनियन का लीडर होता है और उसका हिसाब मोरिम क्लैन के लीडर्स के बराबर का है। और फिर नंबर 26 दुखी होते हुए कहता है मैं इसी वजह से जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से यहाँ आया हूँ, यदि मैं ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बन गया तो मुझे उस बेकार ऑर्थोडॉक्स हेड के सामने झुकने की जरूरत नहीं होगी। और साथ में नंबर 29 कहता है मुझे माफ कर दीजिए मुझे ज्यादा नहीं पता मोरिम वर्ल्ड के बारे में। फिर 29 झुकते हुए कहता है यदि जैसा आपने कहा है ये तो और भी मुश्किल होगा हम ग्रीन फॉरेस्ट से जुड़ सके क्योंकि जब तक माउंट फैंग में लीडर और वाइस लीडर जैसे लो लेवल के मार्शल आर्टिस्ट है तब तक तो हम बिल्कुल भी नहीं जुड़ सकते। और क्या ऐसा हो सकता है कि योंगजी अफवाह से भी अधिक ताकतवर है और उनके दिमाग में योंगजी की इमेज ऐसी बन रही होती है जैसे दिखा रहे हैं। और 26 चिढ़ते हुए कहता है ऐसा तो नहीं लगता मैंने नंबर 7 को लड़ते हुए नहीं देखा क्योंकि कुछ दिनों से मौसम खराब होने के कारण वे अभी माउंटेन रेड में नहीं गए। कहता है चिंता मत करो और ये मैटर भी नहीं करता वो कितना ताकतवर है। और उनके पीछे झोपड़िया गेट खुलते हुए दिखाया जाता है और गेट से एक व्हाइट मूंछ वाला बंदा आता है। वो कहता है वे गुमिल नॉर्दर्न स्वॉर्ड का मुकाबला नहीं कर पाएंगे जो ग्रेट 5 सेक्ट के मार्शल मास्टर्स के खिलाफ खड़ा रहने की हिम्मत करता है। फिर 26 उसे देखते हुए कहता है ओ तुम हो यहाँ, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर है मेरे लिए? वो आदमी कहता है ग्रीन फॉरेस्ट बढ़ रहा था क्योंकि ऑर्थोडॉक्स अलायंस भी बढ़ रही थी और ये इसलिए क्योंकि हेनान प्रोविंस में 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड के अलावा और कोई ध्यान देने योग्य स्ट्रॉन्गहोल्ड नहीं था और ऐसा लगता है 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड भाग्यशाली रहा इसलिए ये ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बन गया। फिर नंबर 26 शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है इसका मतलब उनका भी नाम ग्रीन फॉरेस्ट में आ गया है। माउंट फैंग का ग्रुप बस एक माउंट बैंडिट का छोटा बड़ा ग्रुप है जिसमें सभी छोटे मोटे मार्शल आर्टिस्ट का ग्रुप है। फिर वो व्हाइट मूंछ वाला कहता है इस पर तो ध्यान मत दो, वे तो स्ट्रॉन्गहोल्ड में शामिल होने के सीक्वेंस के अनुसार रैंक देते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये जैसे बेवकूफ लोग ग्रीन फॉरेस्ट में जुड़ सकते हैं। और वे सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं ग्रीन फॉरेस्ट कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। फिर नंबर 26 कहता है यही तो सबूत है वे नहीं लोगे इस काम में। वो अपने सभी ग्रुप के दोस्तों को कहता है मेरा बस तुम सभी साथ दो तो मैं जल्दी यहाँ का लीडर बन जाऊंगा, फिर मैं तुम सबको हाई रैंक दे दूंगा। और वे सभी लोग खुश होते हुए नंबर 26 को कहते हैं धन्यवाद सर हम आपका साथ देंगे। और ये सभी यहाँ पर माउंट फैंग के ग्रुप को हटाने या मारने का प्लान बना रहे होते हैं। और लास्ट में नंबर 26 गुस्सा करते हुए अपने एनर्जी निकाल रहा होता है और कहता है अब देखते हैं कौन यहाँ का लीडर बनना ज्यादा डिजर्व करता है, मैं या वो। फिर सीन चेंज होता है और रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी हायो बर्तन धो रही होती है और योंगजी सब्जी काट रहा होता है। और लेडी बर्तन धोते हुए कहती है योंगजी मुझे तुम्हें कुछ बताना है उन 5 लोगों के बारे में जो अभी माउंट फैंग में ज्वाइन हुए हैं, क्या तुम जानते हो उन्होंने रैंक फाइट के लिए रिक्वेस्ट किया है। योंगजी सब्जी काटते हुए कहता है हाँ मैंने भी अभी सुना दूसरों से, तो क्या हुआ इसमें कुछ अलग बात है? वो लेडी कहती है मैं आशा करती हूँ तुम मुझे सजा दोगे। योंगजी कहता है क्यों क्या हुआ उन्होंने तुम्हें कुछ कहा? वो लेडी गुस्सा करते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने उन्हें गलती से लीडर का मजाक उड़ाते हुए सुना। वे कह रहे थे कि लीडर की शॉर्ट टेक्निक थर्ड क्लास की है और उन्होंने ये ड्रग डीलर से गलियों में सीखी थी। और ये सुनकर योंगजी का पारा बहुत ज्यादा आ जाता है, क्या ऐसा कहा उन्होंने? और वो लेडी उसका गुस्सा देखकर बहुत डर जाती है और योंगजी गुस्से में कहता है कौन है किसने मेरे बड़े भाई का मजाक उड़ाया? वो लेडी कहती है ये तो मुझे पता नहीं कौन है, बस मैंने वहाँ से जाते हुए सुना था। फिर योंगजी उस किचन से बाहर जाते हुए कहता है जो भी हो मैं वहाँ जाकर सीधा उनसे जवाब मांगूंगा। जब योंगजी वहाँ से जा रहा होता है तभी पीछे से फोर्थ ब्रदर इमदाल आ जाता है, कहता है योंगजी कहाँ जा रहे हो इतने गुस्से में, वो भी इस काली रात में। योंगजी पीछे देखते हुए कहता है फोर्थ ब्रदर मैंने सुना है कुछ नए लोग हमारे लीडर का मजाक उड़ा रहे थे, यदि ये सच हुआ
तो मैं उन सभी को काटकर बाहर फेंक दूंगा। फिर फोर्थ ब्रदर ठंड में कांपते हुए कहता है, क्या तुम उन सभी नए लोगों को मार दोगे जिन्हें चुनने में हमें बहुत मुश्किल हुई है, जिस वजह से लीडर भी बहुत चिंता में थे। और ये सुनकर योंग जी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और कहता है, क्या लीडर चिंता में थे? फोर्थ ब्रदर कहता है, अब तुम अपने आप को ही देख लो, तुम्हें देखकर अब मैं भी चिंता में हूँ और साथ में हम सभी चिंता में इसलिए हैं क्योंकि कल तुम रैंक फाइट में उन सभी नए लोगों को गाजर मूली की तरह काट दोगे। तभी योंग जी गुस्सा करते हुए कहता है, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो मेरे बड़े भाई का मजाक उड़ाएंगे। ये देखकर फोर्थ ब्रदर मुस्कुराने लगता है और योंग जी के पास जाता है और कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चलो अंदर चले, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। और योंग जी गुस्सा करते हुए अंदर जाने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन 5 के स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड में दिखाया जाता है। वहाँ लीडर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सभी को पता है हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? हमारे पास कल एक रैंक फाइट की रिक्वेस्ट आई थी। वैसे तो हम हमेशा रैंक फाइट एक्सेप्ट नहीं करते, यदि करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए उन्हें जो रैंक ऊपर करना चाहते हैं। और वहीं पर चुलसन और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। उसका दोस्त कहता है, ये मत कहना कि तुम फिर से इस रैंक फाइट में हिस्सा लेने वाले हो। चुलसन कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें लगता है मैं इसमें दोबारा ट्राई करूंगा? याद नहीं तुम्हें क्या हाल हुआ था मेरा? ये मैं कभी भी ट्राई नहीं करूंगा। फिर लीडर चिल्लाते हुए कहता है, वे लोग आगे आ जाए जो अपनी रैंक को ऊपर करना चाहते हैं। फिर हमें नंबर 26 और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है जो आगे आ रहे होते हैं और 26 एटीट्यूड के साथ कहता है, क्या तुम श्योर हो इस फाइट के लिए? अगर तुम हार गए तो इसलिए इतना टफ बनना बंद करो। फिर लीडर सामने देखता है और उनके ग्रुप से कहता है, क्या वे तुम ही 5 आदमी हो जिसने रिक्वेस्ट की है? और चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है तुम सब चूज कर सकते हो किससे फाइट करना चाहते हो। और हाँ, तुम्हें नंबर 7 से शुरुआत करनी है और उसे हराने के बाद नंबर 6 को चैलेंज करना होगा। और ऐसे ही तुम सभी को हमसे क्रम के अनुसार फाइट करनी होगी। ये फाइट ईमानदारी से होगी और इसका रिजल्ट तुम सभी को मानना होगा बिना किसी शिकायत के। तो बताओ तुम में से कौन सा फाइट करना चाहता है? आगे आए। फिर नंबर 26 एक स्कैरी स्माइल के साथ कहता है, हम सब नंबर 1 के लिए फाइट करेंगे। फिर लीडर उसे घूरते हुए कहता है, सही में तुम पछताओगे तो नहीं? और वो 26 बहुत तेज हंसता है, कहता है, हम क्यों पछताएंगे, हम सभी बहुत बड़े मार्शल मास्टर है नॉन प्रोमिनेंस के। और लीडर को टोंट मारते हुए कहता है, क्या हम किसी ऐसे से डरेंगे जो ड्रग बेचता हो? फिर 26 के लोग पीछे से कहते हैं, हम कैसे हार सकते हैं ऐसे जो सिर्फ 3rd क्लास के शॉर्ट टेक्निक जानता हो। और ये सुनकर सेकंड ब्रदर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये साले हरामी। फिर लीडर शांति से कहता है, चुप रहो सेकंड, ऐसे मत करो। फिर नंबर 26 ऊपर मुंह उठाता है और एकदम से लीडर के पैरों में थूक देता है और हंसते हुए कहता है, आज बहुत ठंड है, मुझे भूख भी बहुत लगी है, चलो जल्दी से खत्म करते हैं, फिर बाद में देखते हैं खाने का। और पीछे योंग जी को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो अपनी मुट्ठी बीच रहा होता है और लीडर गुस्से में दांत बीचते हुए कहता है, कुछ भी हो फिर भी हम क्रम के अनुसार ही लड़ेंगे। फिर कहता है योंग जी, और पीछे योंग जी गुस्से में उन्हें घूर रहा होता है और कहता है, यस लीडर। फिर नंबर 26 हंसते हुए कहता है, ओ तो तुम सब अपनी रैंक इस बेकार बच्चे के हाथ में छोड़ रहे हो। और फिर योंग जी बहुत गुस्से में चलकर आने लगता है। तभी वो व्हाइट मूंछ वाला सामने देखता है। सामने योंग जी बहुत गुस्से में आ रहा होता है, साथ में उसकी एनर्जी एक ज्वाला की तरह भाग रही होती है जैसे कि आप देख रहे हैं। और उन दोनों की योंग जी को देखकर फटकर चौंसठ हो जाती है और मन में सोचते हैं, ये क्या है तब प्रेशर। और योंग जी बहुत गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे लगा मैं इस गुस्से को अपने अंदर दबाते दबाते ही मर जाऊंगा, लेकिन अब मौका मिला है मुझे इस गुस्से को बाहर निकालने का। फिर कहता है, ए कौन सा रामी पहले यहाँ कर पिटेगा। और योंग जी जब ये सब कह रहा होता है तो वह बहुत ही डेंजरस लुक दे रहा होता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है।